अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल की तरफ। हम भी पहुंच गए अस्पताल। दाखिल कर लिया गया था स्वाति को। डॉक्टर्स ने बताया कि फूड पाइप फट गया है, अंदरूनी रक्तस्राव हो रहा है, कोशिश की जा रही है, अगले 48 घंटों में कुछ भी संभव है। पहाड़ टूट पड़े थे, वे सब रोए ही जाएं। मैंने कंधे पर हाथ रखा उनके और लाया एक तरफ। रोते क्यों हो, मैंने उनसे पूछा। वे और जोर से रो पड़े। उसने मरना ही है, कहा मैंने। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, वो बोले। मैंने कहा आप जिंदा रखना चाहते हैं उसे, पहले जैसा? तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वो आशय समझ गए थे मेरा। मैंने उनसे कहा देखिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, अपनी नियति खुद चुनी है उसने। वे सुबह उठे, उनकी पत्नी भी चली आई थी, कांप रही थी। 11 दिन और फिर उसके बाद स्वाति ठीक हो जाएगी। मैंने कहा क्या करते वो, क्या बचा था अब, कम से कम उसको जीवित तो देखते। कौन माँ बाप अपनी संतान को जीते जी जाता देख सकते हैं? कोई नहीं, कोई भी नहीं। जानता हूं मैं, फैसला लेना मुश्किल है उनके लिए। एक बार फिर से सोचे, मैंने उनसे कहा, और आंसुओं को संभाल कर रखे, ना जाने। और इतना बोलते बोलते रुक गया मैं। वो एक टक देखे मुझे। अब चलेंगे हम, कहा मैंने। रुकिए, वो बोले। अपनी पत्नी को देखा और फिर मुझे। दोनों ने कहा एक साथ, हमें स्वीकार है। मैं मुस्कुरा पड़ा। उन्होंने कहा ही था कि मुझे ठीक सामने हुमैद दिखाई दिए। मुझे देख मुस्कुराए वो और हुए गायब। जाइए, हम यही खड़े हैं, खबर लाइए स्वाति की, मैंने कहा। वे चौंके और दौड़ पड़े अंदर। माताजी भी भागी अंदर और कोई 10 मिनट के बाद खबर आ गई कि स्वाति जो है वो ठीक हो गई थी। अब कोई रक्तस्राव नहीं था। हाँ, आराम की सख्त जरूरत थी। वे प्रसन्न हो उठे और हम उसी अस्पताल में अपने स्थान के लिए वापस लौट गए। सारे रास्ते यही सब घूमता रहा दिमाग में। वहाँ पहुँचे हम शाम को, खाना पीना हुआ, शर्मा जी लौट गए थे और मैं सोने चला गया था। रात को कोई 2 बजे मुझे महक आई। मैं उठ बैठा, तभी के तभी ये अलग सी महक थी और जाहिर हुआ वो फैजान था। मुस्कुराता हुआ हाजिर होते ही गले लगा मेरे। स्वाति से मिले, मैंने उनसे पूछा। वो बोला नहीं। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा 10 रोज बाकी हैं। मैंने कहा हाँ हैं। आलिम साहब कैसी है वो, उसने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा हुमैद से नहीं पूछा तुमने? तो उसने कहा नहीं, हम अलहदा ही रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी स्वाति बहुत अच्छी है। उसने एक लंबी सांस ली। चलते हैं, सुकून हुआ। आपका बेहद शुक्रिया आलिम साहब, बोला वो और गायब हुआ। मैं फिर से पीछे यादों में लौटने लगा था। बैठ गया बिस्तर पर और तभी वो हैजा आई, मुस्कुराते हुए और लपक कर गले से लग गई। आलिम साहब यही उम्मीद थी आपसे, वो बोली। मैं मुस्कुरा पड़ा। हैजा, स्वाति का शुक्रिया करो आप, मेरा नहीं। मैंने कहा हकीकत का जरिया आप ही हैं। वो बोली नहीं, मैं फ़कत एक तमाशा बीन हूँ, मैंने उनसे कहा। तो उसने कहा ऐसा ना कहें आलिम साहब। मैंने उससे कहा आपके फैजान भाई आए थे, मैंने सब उन्हें बता दिया है। उसने कहा कब? चौंकते हुए पूछा उसने। मैंने कहा अभी अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। उसने कहा मजबूर हैं वो, क्या करें आखिर, बेचारे बहुत दिन से तड़प रहे थे। मैंने कहा सच कहा आपने। तभी उसने मुझसे पूछा क्या हम अब जा सकते हैं स्वाति के पास? मैंने कहा हाँ, रास्ता खुल गया है। वो फिर से गले लगी, भींचा मुझे, माथे पर चुमा और हो गई वहां से गायब। दोस्तों, इसे कहते हैं जिन्नाती कारनामा। 10 दिनों में स्वाति पहले जैसी हो गई, बदन भर गया, आभा जाग उठी, रूप रंग निखर गया। वही पुरानी स्वाति लौट आई थी, घर में खुशियां लौट आई थी फिर से। 11वां दिन उस सुबह उठी स्वाति, गुसल खाने गई, फिर से वही 2 फूल। वो मुस्कुराई, स्नान किया, वस्त्र पहने, बाल सवारे। उस रोज उसे कक्षा में जाना था। हमारे वहां पहुंचने तक वो जा चुकी थी। पूरे घर में महक ही महक थी। अब माता पिता भी खुश थे उसके, वे स्वीकार कर चुके थे वो सच। उन्होंने जो फैसला लिया उससे जान बच गई थी स्वाति की। हम वहां से चले वापस और उस दिन शाम को दोबारा आए वहां। मैं स्वाति से मिला, उसने अब गुस्सा ना किया बल्कि मेरा शुक्रिया अदा किया। वो स्वाति जिसे मैंने पहले देखा था अब बदल चुकी थी और सबसे बड़ी बात तो वो 1 महीना और 20 दिन उसकी यादों से गायब हो चले थे और मुझे तब इंतजार था फैजान का। उस रोज आना था उसे। वो शाम के 7 बजे का वक्त था। वो कमरा खुशबू के मारे भभक रहा था। बेहतरीन खुशबू थी, हर जगह वही खुशबू। मैं कुर्सी पर बैठा था और वो स्वाति अपने पलंग पर। हमारे दरमियान कोई बातचीत ना हुई थी। हाँ, मैं उस लड़की को देख रहा था जिससे एक जिन रुजू हुआ था। एक जिन, इसका नाम था फैजान, जिसकी शख्सियत बेहद वजनी और दमदार थी। उसके जवाब जहन में आए सारे सवालों के किसी मौज से नहाए किनारों पर बनी लकीरों को जैसे एक बार में ही किसी मौज की मानिंद साफ कर दिया करते थे। वो जहनी, ईमानदार, संजीदा और अपने कौल का पक्का था। कोई ठीक 7:15 बजे प्रकाश कौंधा। मेरी आंखें बंद हुई, हाथ कर लिए आगे मैंने, और जब मंद हुआ प्रकाश तो आंखें खोली। सफ़ेद रंग के कुर्ते में सोने के तारों से जड़ा था वो, उसमें गोटे से जड़े थे नीले रंग के, और पजामी भी वैसी ही थी। गर्दन में एक चमकीले हरे रंग का कपड़ा पड़ा था। सुनहरी बाल कानों को छिपाए हुए थे।
आंखें नीली चमक रही थी और वो स्वाति उससे चिपक गई थी। वो स्वाति की कमर में हाथ बांधे खड़ा था। उस रूप देखकर तो मैं भी दंग रह गया था। यूनान के देवता एडोनिस को मैं खुद सामने देख रहा था। ऐसा रोशनी वाला चमकदार रूप था उसका। वो मुस्कुरा रहा था। उसने सर पर हाथ फेरा स्वाति के और लिटा दिया बिस्तर पर आहिस्ता से। वो सो गई थी गहरी नींद में। आया मेरे पास, उसके कुर्ते के उन बूटों में से जैसे संगीत सा निकला। मुझे देखा, मुस्कुराया, मेरा हाथ पकड़ा और चूम लिया। उसके बाद वही बोला, इजाजत है? मैं मुस्कुरा पड़ा और किया सर आगे। उसने लगाया हाथ, अंधेरा छाया और अब जब आंखें खुली तो रात का वक्त था। वो थोड़ा आगे अलाव जल रहा था। स्वाति ने देखा फैजान को। फैजान ने किया हाथ आगे और स्वाति भाग छूटी, दौड़ती हुई चली गई। फैजान रुक गया, मैं भी रुक गया। आलिम साहब, वो बोला, मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर, आपके एहसानों का बदला हम कभी नहीं उतार सकते। बस इतना कहेंगे, अगर ये नाचीज जिंदगी में कभी नौकर भी बने तो आपको अपनी कमर से गुजरवा देंगे। बोला संजीदगी से। मैं हंस पड़ा। पहली बार खिलखिलाकर हंसा मैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें फैजान भाई कहाँ से सीखी हैं? मैं बोला। तो उसने कहा 2 बातें। मैंने कहा कहिए। तो उसने कहा, एक तो आपने हमें भाई कहा, इसके लिए हम आपको सर झुकाकर शुक्रिया करते हैं, और दूसरा ये कि हम कहाँ से सीखे हैं ये बातें। तो जवाब कुछ यूँ है आलिम साहब, हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे वालिदैन से मिलता है, बुजुर्गों से मिलता है। हमें उनका हमेशा मान रखना चाहिए। मैंने कहा था ना, फैजान और दूसरे जिन्नात से अलग है। उसे जैसा मैंने देखा ही नहीं कोई, और शायद देखूं भी नहीं। फैजान, मैंने कहा। तो उसने कहा, जी बोलिए, आप बेहद बेहद ही अलग हो। हाथ कस लिया था उसका मैंने। शुक्रिया बोला वो। मैंने कहा, अच्छा फैजान। उसने कहा, जी। तो मैंने कहा, अगर मैं इस सहरा में कभी फिर आना चाहूँ तो कैसे आ सकता हूँ? और मैं मुस्कुरा दिया था। उसने कहा, आप हुक्म कीजिएगा, हम उसी लम्हे आपके पास हाजिर होंगे। अब न रुकी मुस्कुराहट। इतना भोला, इतना सादा। मैंने गले से लगा लिया उसे, चूम लिए उसके हाथ। आइए, वो बोला, और हम पहुंच गए वहाँ। सभी थे वहाँ। सभी ने जैसे मेरा खैर मकदम किया। स्वाति तो हैजा और अशूफा में ही खोई रही। पता नहीं क्या क्या बात बता रही थी उन्हें, और वो भी टकटकी लगाए कान खड़े किए सुने जा रही थी स्वाति को। उसे दावत थी। मैं उठा, हाथ धुलवाए मेरे, मैंने पहुँच लिए। अब चलूँगा फैजान, मैंने कहा। वो मुस्कुराया और कहने लगा, आपके हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे। आखिरी बार स्वाति को देखा, वो तो गले मिले उनसे हंसती जा रही थी, बेदुई हो चली थी। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरी नींद खुल गई। मेरी आंखें खुली, सामने बिस्तर पर स्वाति न थी। मैं मुस्कुरा पड़ा, आया बाहर, बंद किया दरवाज़ा, उसके माँ बाप से बात की और हम चले वापस। फिर दोस्तों, आज 2 बरस के करीब वक्त गुजर गया। स्वाति की पढ़ाई पूरी हो गई। अव्वल दर्जे से वो अब डॉक्टर बन गई है। एक सरकारी अस्पताल में SR है। अब स्वाति का भाई इंजीनियर बन गया। दक्षिण भारत में है आजकल वो। स्वाति के माता पिता आराम से हैं, घर में कोई कष्ट नहीं है। स्वाति घर में ही रहती है। मेरी आखिरी मुलाकात उससे इसी साल मार्च में हुई थी, उसके भाई के विवाह में। हैजा आती रहती है मेरे पास, खूब बातें करती है। मैं उसके बाद एक बार और उस सहरा में गया। फैजान कुल 3 बार मिला मुझसे। मेरी विवशता कहिए या कमी, उस वक्त मैंने वही किया जो मेरे हिसाब से जायज़ था। हाँ, वो फैजान, उसे नहीं भूल सकता मैं, और ना ही भूल पाऊंगा स्वाति से उसकी मोहब्बत को, उस पाक मोहब्बत को जो आखिरकार मुकम्मल होकर ही रही। चाहे इंसानी फितना कितना भी बीच में आया, लेकिन वो जिन्नात अपनी मोहब्बत को पाकर ही रहा। और उसने मोहब्बत भी ऐसी ही की थी, वालिहाना मोहब्बत और पाक मोहब्बत। मेरी विवशता कहिए या कमी, उस वक्त मैंने वही किया जो मेरे हिसाब से जायज़ था। मैंने वही किया जो मुझे अपने दिल ने कहा, और मेरे दिल से मैंने पहली मर्तबा ऐसा फैसला लिया जिससे मैं पूरी तरह खुश था। और ये रेगिस्तान के बारे में सूक्ष्म जानकारी मुझे फैजान नहीं दी। आज दोनों खुश हैं, बेहद खुश। और इस तरह फैजान और स्वाति की ये पाक मोहब्बत मुकम्मल हो गई। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।